प्यारे बच्चों आदाब। आज का हमारा मौजू है बहादुर शाह का हाथी। तो इस कहानी को लिखने वाले जो मुसन्निफ़ हैं उनके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इस कहानी का मुताला करना शुरू करेंगे। तो इस कहानी को लिखा है मीर बाकर अली देहलवी ने। तो इनका जो सन पैदाइश है उसके बारे में तो नहीं लिखा है कि ये कब पैदा हुए थे, लेकिन वफ़ात यहाँ पर लिखी है 1928 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी, यानी डेथ हुई थी। मीर बाकर अली देहलवी दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे, यानी कि दास्तान कहने वाले थे। वो दास्तान सुनाने दूर दूर जाते थे, राजाओं और नवाबों के दरबार में बुलाए जाते थे। वो रियासत पटियाला में दास्तान के लिए मुलाजिम भी रहे। पटियाला से दिल्ली आ गए। दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर उनका घर था। सिनेमा के रवाज ने दास्तान गोई के फ़न को मुतासिर कर दिया। जब सिनेमा का रवाज हुआ तो जो दास्तान कहने का जो फ़न था वो भी मुतासिर हुआ, यानी प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से उनकी उम्र का आखिरी हिस्सा गरीबी में बसर हुआ। दास्तान गोई उन्हें वर्षे में मिली थी। वो अपने नाना मीर पिटरा के शागिर्द थे। शाहद अहमद देहलवी ने लिखा है, मीर साहब बज़्म और रज़्म को इस अंदाज से बयान करते थे कि आंखों के सामने पूरा नक्शा खिंच जाता। दास्तान कहते जाते और मौका व मौका एक्टिंग करते जाते। हर इल्म का उन्होंने बाकायदा मुताला किया था यानी स्टडी की थी। बुढ़ापे में नाकदरी और कम सपरी के हाथों में मीर साहब को तकलीफ़ पहुंची। तो जब भी ये कुछ लिखते थे तो इस तरह से लिखते थे मानो पूरा का पूरा जो नक्शा है वो आंखों के सामने नज़र आ जाता हो। तो ये कुछ लोगों में हुनर होता है कि जब भी कोई कहानी लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो वो इस अंदाज से लिखते हैं कि पूरा का पूरा नक्शा आंखों के सामने से गुजर जाता है। तो ये हर इंसान के पास ये हुनर नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ लोगों के पास होता है। ये उनका लिखने का जो अंदाज़ होता है ये मुनफरद होता है, अलग होता है। मीर बाकर अली ने पाजी पड़ोस गाड़े खान ने मुकम्मल जान को तलाक दे दी और मौला बख्श हाथी के नाम से किताबें भी लिखी। तो ये थे मीर बाकर अली देहलवी। आगे हम पढ़ते हैं। यह जो उन्होंने कहानी लिखी है, तो बहादुर शाह का हाथी, इन्होंने ये कहानी लिखी हुई है। मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था कि उसके कद के बराबर हाथी नज़र से नहीं गुजरा, यानी ये काफ़ी ऊंचा हाथी था। जब उस पर अमारी कसी जाती थी तो वो दिल्ली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। वो चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था और इसी तरह अंदर दाखिल होता था। आखिर बहादुर शाह बादशाह ने लाहौरी दरवाजे को तुड़वाकर मौला बख्श ही के वास्ते इतना ऊंचा करवा दिया कि वो माँ अमारी के गुजर जाए, यानी कि वो जो दरवाज़ा था जैसे उसको निकलने में काफ़ी दिक्कत होती थी, काफ़ी परेशानी होती थी। अब उस दरवाजे को तोड़ा दिया गया और बाद में उस दरवाजे को बड़ा कर दिया गया ताकि वो जो मौला बख्श हाथी था वो वहाँ से आसानी से गुजर जाए। आगे देखते हैं। अकबर शाह सानी के ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया था। उसके फेलमान बुखारा के एक सैयद थे, क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीठ करना बेअदबी थी। बहादुर शाह ने फेलमान को मोहब्बत खां का खिताब दिया और जागीर बख्शी। एक रोज़ मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। सईद साहब को गाफिल पाकर उसने उन्हें सूंड में लपेट लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पाँव के नीचे दाबकर और एक सूंड में पकड़कर उन्हें जिंदा चीर डाला। सईद साहब की बेवा का नन्हा सा बच्चा 2.5 बरस का उसकी गोद में था। बेचारी खाविंद के गम में रोती पीटती आई और अपने बच्चे को मौला बख्श के आगे डालकर कहा, ले मोए इसको भी मार डाल। उस वक्त मौला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी।
तो ये था जो मौला बख्श हाथी था, वो बेकाबू हो गया और उसने इस तरह का काम किया। आगे देखते हैं। उसने बच्चे को सूंड से पकड़कर अपनी गर्दन पर बिठा लिया। उस रोज से ये बच्चा मौला बख्श के साथ रहता। बच्चे के सामने मौला बख्श से जो कहो वो फौरन करता, और जहाँ ये बच्चा मौला बख्श की आंख से ओझल हुआ, मौला बख्श ने दंगा करना शुरू कर दिया। यानी कि अब इस बच्चे के साथ इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई, और जब ये बच्चा इसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता था, यानी गायब हो जाता था, तो इसने कुछ ना कुछ दंगा करना शुरू कर दिया, कुछ ना कुछ ये तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता था। उस बच्चे का नाम रहमत अली था। जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसके हम उम्र बच्चे उसके साथ खेलने को आते। हम उम्र यानी कि उसी की उम्र के। अगर किसी बच्चे ने सैयद साहब से कहा, यार गन्ना नहीं खिलवाते, तो सैयद साहब ने मौला बख्श से तो सईद साहब मौला बख्श से कहते कि मौला बख्श हमारे यार को यारी दो नहीं दोस्ती दो। मौला बख्श गन्ना छील कर जिस बच्चे को सईद साहब कह देते दे दिया करता था। मौला बख्श पर सवारी करने और गन्नों के लालच से लड़के तमाम दिन वहीं जमा रहते। कोई लड़का कहता, मौला बख्श यार चट्टी दिलवाओ, तो ये अपनी सूंड पर से या पाँव को टेढ़ा करके उस लड़के को ऊपर चढ़ा लेता था। जब लड़के ज़्यादा होते और इनमें से कोई कहता, मौला बख्श यारी आवे, तो मौला बख्श गन्ना छीलकर सूंड में ले लेता और तमाम लड़कों की नज़र बचाकर उस लड़के पर गन्ना फेंक देता था। जब चरकट्टा मौला बख्श को रोटी देता तो वो हारने वाले में से एक किनारा रोटी का अपनी बाज से बाहर निकाल देता था। जो भी लड़का पास खड़ा होता दौड़कर उस टुकड़े को पकड़ लेता था। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है। बच्चा उसको जोर करके तोड़ता और मरोड़ता। गरज वाहजार दिक्कत जब टुकड़ा इसके हाथ आ जाता और बच्चा वो टुकड़ा लेकर भाग जाता, उस वक्त मौला बख्श वो निवाला खाता था। यानी कि जब भी मौला बख्श हाथी जो था वो खाना खाता था तो उसमें से अपने खाने में से कुछ हिस्सा उन लड़कों के लिए रख देता था। निवाले में से जब तक कोई बच्चा टुकड़ा ना ले लेता वो रोटी ना खाता। लड़कों से मौला बख्श का बड़ा पक्का याराना था यानी दोस्ती थी। जहाँ किसी लड़के ने मौला बख्श से कहा कि मौला बख्श नक्की आवे, मौला बख्श अपना एक पाँव उठा लेता था, और वही लड़का जब घुटने की कहता तो मौला बख्श अपना पाँव ज़मीन पर रखता था। अगर फेल खाने के किसी आदमी ने बच्चों को धमकाया और वो निक्की मांग कर चले गए तो मौला बख्श उसी तरह अपना पाँव उठाए खड़ा रहता। हर चंद सईद साहब कहते कि वो बच्चा था चला गया, लेकिन मौला बख्श कब सुनते थे। जब इसी लड़के को बुलाकर लाते और वही लड़का कहता कि मौला बख्श घुटने की, तब जाकर वो अपना पाँव ज़मीन पर रखता था। यानी कहने का मतलब ये है कि उस बच्चे से इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मौला बख्श जब अपने गन्ने लाता था और बाज़ार में कोई लड़का कहता कि मौला बख्श निक्की आवे, तो मौला बख्श फ़ौरन अपना एक पाँव उठा लेता। चटकट्टा हरचंद कहता था, बेटा चल, लेकिन क्या मजाल जो ये आगे सरक जाए। इनकी थोड़ा सा भी ये आगे पीछे नहीं होता था जब तक घुटने की वही लड़का ना कहे। मौला बख्श टस से मस ना होता था। एक रोज़ फेलबान ने बादशाह से अर्ज़ की, हजूर मौला बख्श तमाम गन्ने और रातब की रोटियां बांध देता है, पहरे पर हुक्म दे दिया जाए कि कोई लड़का उसके पास ना आने पाए। चनाचा बादशाह ने हुक्म दे दिया। सुबह को हस्बे मामूल यानी कि रोज़मर्रा की तरह
हस्बे मामूल यानी रोज़ की तरह मौला बख्श ने लड़कों का इंतज़ार किया। जब कोई लड़का ना आया तो मौला बख्श ने गन्ने ना खाए, शाम को रातब ना खाया यानी खाना ना खाया, पानी ना पिया। दूसरा रोज़ गुजरा। फेल बाण ने हर चंद कहा, बेटा रोटी खा ले, लेकिन मौला बख्श ने कुछ ना खाया। जब तीसरा रोज़ हुआ तो फेल बाण को ये ख्याल हुआ कि ये तो मर जाएगा अगर ना खाएगा। मजबूरन बादशाह के पास गया, अर्ज़ की, हजूर मौला बख्श ने 3 रोज़ से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर बादशाह ने फरमाया, भाई मैं भी फ़कीर हूँ और मेरा हाथी भी ऐसा ही है। खुदा ने हमको इस वास्ते दिया है कि बांट कर खाएं। पहरे पर हुक्म दो कि किसी लड़के को ना रोका जाए। गरज जब लड़के आए तो मौला बख्श ने रातब और गन्ने बांट कर खाने शुरू कर दिए। मौला बख्श जब बादशाह के रूबरू आता तो दोनों घुटने टेक कर और सर झुकाकर सलाम करता था। इसकी मस्तक इतनी बुलंद थी यानी ऊंची थी कि सैयद साहब ऊपर बैठे हुए दिखाई नहीं देते थे, और जब बादशाह सवार होते थे तो निहायत अदब से सरनगू चलता था। सरनगू यानी सर झुकाए हुए चलता था। मीर बकर अली देहलवी। तो इस कहानी को जो लिखने वाले हैं उनका नाम है मीर बाकर अली देहलवी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद कुछ अल्फाज मैंने हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। तो ये अल्फाज मैंने सबसे पहले है अम्मारी। अम्मारी होता है हाथ की पीठ पर एक कुर्सी बांधी जाती है जिस पर आदमी बैठ जाते हैं। माँ होता है सात। रातब होता है जानवर का खाना। फेल होता है हाथी। जागीर होता है बादशाह की तरफ से अता की गई ज़मीन, यानी कि बादशाह की तरफ से दी गई ज़मीन। गाफिल होता है बेखबर, जिसको किसी चीज़ के बारे में कुछ इल्म ना हो। सरनगू होता है सर झुकाए हुए, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो ये थे इसके अल्फाज। मैंने आगे इसके कुछ सवालात रहते हैं तो उनको हम बाद में करेंगे। इस कहानी में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।